दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों के साथ चौथे दौर की बैठक आज दोपहर 12 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में होनी है। अब सभी की उम्मीदें इस बातचीत पर टिकी हुई हैं। आज होने वाली बैठक में 35 किसान संगठनों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। बैठक से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आज की बैठक में किसानों की चिंताओं पर चर्चा कर उनका समाधान किया जाएगा। सरकार इसके लिए तैयार है। उन्होंने किसानों से कहा कि ये कानून किसानों के हित में है और अगर कोई दिक्कत है तो वो उनकी चिंताओं पर चर्चा करने को तैयार है। किसानों के साथ मंगलवार को हुई बातचीत में उठाए गए सवालों और आज होने वाली चौथे दौर की बैठक की रणनीति पर विचार करने के लिए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने गृह मंत्री शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। दरअसल क्या है कि जो भी विषय आएगा बैठक में, उस बैठक में विषय पर चर्चा होगी। कौन सी चीज कहाँ निराकृत की जा सकती है उसका कानून पक्ष देखा जाएगा। उसके बाद कोई निर्णय की दिशा तय होगी। गृह मंत्री अमित शाह से सुबह 9:30 बजे पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात होगी। ये बैठक किसान संगठनों और केंद्र सरकार की बातचीत से पहले होगी। बताया गया कि दोनों के बीच किसान आंदोलन पर चर्चा होने वाली है। कृषि कानून के खिलाफ पंजाब के कई किसान संगठन दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर कई दिनों से डेरा डाले हुए हैं। तो अमित शाह और अमरिंदर सिंह के बीच आज सुबह 9:30 बजे बैठक होनी है। कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए बैठक होनी है क्योंकि आज चौथे दौर की किसानों से बातचीत होनी है। उससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री अमित शाह की ये अहम मुलाकात। और आपको बता दें कि पंजाब के कई किसान संगठन इस वक्त डेरा डाले हुए हैं बॉर्डर पर और लगातार आंदोलन पर अड़े हुए हैं। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर डटे किसान संगठनों की वजह से पूरे दिन कई लोगों को ट्रैफिक जैम की परेशानी से दो चार होना पड़ा। हालांकि किसान आंदोलन का मुख्य केंद्र दिल्ली हरियाणा बॉर्डर है, जहां पंजाब से आए किसान डटे हुए हैं, लेकिन अब दिल्ली की यूपी से लगने वाली सीमाओं पर भी किसान पहुंचने लगे। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर डटे किसान संगठन वो हैं जो एक दिन पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश से वहां पहुंचे थे और वहां बुद्ध मूर्ति के पास पहुंचते ही उन्होंने अपने ट्रैक्टरों से सड़क को जाम कर दिया था। उस रास्ते के बंद होने के बाद जब अगली सुबह दिल्ली से नोएडा जाने वाले लोग अपने घरों से निकले तो कई घंटे जैम में फंसकर रह गए। जिन्हें जानकारी नहीं थी उन्होंने बुद्ध मूर्ति वाले रास्ते का रुख किया, लेकिन वहां मौजूद पुलिस ने लोगों को लौटा दिया। इसके बाद कई लोगों ने दिल्ली के अशोकनगर से नोएडा में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन वहां भी उनकी परेशानी कम नहीं हुई। स्थिति अब बिगड़ती जा रही है। ट्रैफिक जैम से लोगों को जूझना पड़ रहा है। अशोकनगर वाले रास्ते पर ट्रैफिक पुलिस के कई जवान भी मौजूद रहे, लेकिन गाड़ियों की भीड़ बढ़ने के साथ उनकी परेशानी भी बढ़ती चली गई। सुबह के वक्त ट्रैफिक कम होने से कुछ लोग तो फटाफट निकल गए, लेकिन दिन बढ़ने के साथ गाड़ियों का जमावड़ा भी बढ़ता चला गया। ड्यूटी पे इतना लेट पहुंचते हैं कि डेढ़ घंटा लेट पहुंचते हैं। अच्छा। दिल्ली नोएडा बॉर्डर बंद होने से नोएडा को दिल्ली से जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईवे पर भी गाड़ियों का बोझ बढ़ गया। जिस फ्लाईवे पर गाड़ियां हवा से बातें करती हैं, वहां भी सभी गाड़ियां रेंगती हुई नजर आईं। और किसान संगठनों के प्रदर्शन की वजह से दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर बहुत देर तक ऐसे हालात बने रहे। शाम के वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किसान संगठनों से जुड़े कई लोग बुद्ध मूर्ति के पास बैठे लोगों को समर्थन देने के लिए नोएडा में दाखिल हुए, लेकिन गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने उन्हें बुद्ध मूर्ति तक पहुंचने से पहले ही रोक लिया। दिन के वक्त बुद्ध मूर्ति पर दिल्ली से नोएडा जाने वाली सड़क को खोल दिया गया और पुलिस को आशंका थी कि अगर ये प्रदर्शनकारी भी वहां पहुंच गए तो हालात फिर से बिगड़ सकते हैं। इसलिए सभी लोगों को समझाकर पुलिस ने गौतम बुद्ध नगर के अंबेडकर मेमोरियल पार्क के पास रोक लिया और उन्हें उसी पार्क में प्रदर्शन की इजाजत दे दी। पुलिस के कहने पर किसान संगठनों से जुड़े लोग मान तो गए, लेकिन उन्होंने ये आरोप लगा दिया कि पुलिस ने उन सभी को हिरासत में ले लिया है। पार्क के अंदर ही सभी किसान धरने पर बैठ गए और चेतावनी दी कि उनका आंदोलन इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। जिस दिन ये हमें रिहा कर देंगे उसी दिन दिल्ली की तरफ चल देंगे। पुलिस ने साफ कर दिया कि वो किसान संगठनों के आंदोलन में शामिल होने जा रहे लोगों को खुली छूट नहीं दे सकती। आंदोलन यहाँ पे करते रहेंगे, यहाँ पे रहेंगे, लेकिन इससे आगे हम नहीं जाने देंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पहुंचे इन किसान संगठनों की वजह से भी बहुत देर तक नोएडा से दिल्ली जाने वाली सड़क पर जाम लगा रहा। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली एनसीआर के लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के किसानों ने दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों को सील कर दिया है, जिससे एनसीआर से दिल्ली आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। यही नहीं, अब कुछ खाप पंचायतें भी मैदान में कूदने जा रही हैं, जिससे आने वाले दिनों में दिल्ली का दरवाजा पूरी तरीके से बंद होने का डर सताने लगा है। वहीं बॉर्डर सील होने की वजह से दूसरे राज्यों से खाने पीने के सामान भी दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं, जिससे दिल्ली एनसीआर में फल और सब्जियों के दाम बढ़ने लगे हैं। कितने घंटे हो गए यहाँ पर रुके हुए? सर जी कह तो रहा हूँ कि कल सुबह ही से यहाँ है।
कुछ बता रहे हैं कि कब तक रोक के रखेंगे आपको? अब तो कोई सा डिमांड है नहीं कि कब तक यहाँ रहेंगे, कुछ बता ही नहीं रहे। फैसला होने के बाद बता रहे हैं, डिवाइडर हटेगा, हम लोग दिल्ली में जाना भी डिस्ट्रीब्यूटर का माल है अल्ट्राटेक, यहीं द्वारिका मोड़ में डंप हमारा है, वहीं गाड़ी खाली होती है। कितने ट्रक यहाँ पे रखे फंसे हुए इस तरीके से? ये तो यहाँ जो है 6 ट्रक इसका अंदर है, इसको अंदर तो 6 ट्रक दिखाई दे रहा है। उसमें एक बाहर की गाड़ियाँ हैं, एक छरिया लेकर आई है, 2 हमारे अल्ट्राटेक के 2। आपने देखा कि किस तरीके से ट्रक के ड्राइवर परेशान हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर दूर ट्रक से दिल्ली पहुँचे, इनको सामान अनलोड करना था, फिर इनको अपने गंतव्य स्थान पे जाना था, लेकिन इन्हें पता ही नहीं है कि कितने घंटे रुकना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ रहना है। और इस तरीके से 1-2 नहीं बल्कि 10-15 से ज़्यादा ट्रक यहाँ पे खड़े हैं और ट्रक ड्राइवर परेशान हैं। नवीन निश्चल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। मुंबई में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे का एनसीपी ने विरोध किया। अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने यूपी में फिल्म सिटी बनाने के लिए कई फिल्मी हस्तियों से मुलाकात की, जिस पर महाराष्ट्र की महाअघाड़ी सरकार में शामिल पार्टियां आग बबूला हो गई। और इसी कड़ी में एनसीपी भी उनके मुंबई दौरे के विरोध में सड़क पर उतर आई। योगी आदित्यनाथ मुंबई के जिस होटल में थे, उसके बाहर एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। इस विरोध प्रदर्शन में महिला कार्यकर्ताओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पुलिस ने पहले सड़क पर हंगामा कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की और जब वो नहीं माने तो उन्हें जबरन हटाना शुरू कर दिया। कुछ कार्यकर्ताओं को तो पुलिस ने गाड़ी में बैठा दिया, लेकिन महिला कार्यकर्ताओं को हटाने में उनके पसीने छूट गए। इस बीच एक महिला कार्यकर्ता तो उनसे भिड़ गई। कुछ देर तक तो वो पुलिस वालों से बहस करती रही, लेकिन बाद में उस महिला कार्यकर्ता को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर वहां से ले जाया गया। राजस्थान के राज्यपाल ने अशोक गहलोत सरकार के 3 कृषि बिल रोक दिए हैं। केंद्रीय कृषि कानूनों के प्रावधानों को बदलने के लिए 2 नवंबर को विधानसभा से 3 बिल पारित हुए थे, लेकिन राज्यपाल की हरी झंडी नहीं मिलने के बाद अब गहलोत सरकार के विधेयकों का लटकना तय है। इमरान खान के राज में पाकिस्तान में महंगाई इतनी बेकाबू हो गई है कि लोगों के लिए अपना और अपने परिवार का पेट भरना मुश्किल हो गया। वहां सब्जी, दाल, चीनी, आटा, चावल, हर चीज की कीमत में आग लगी हुई। और हाल ये हो गया कि सब्जियां फलों से ज्यादा महंगी हो गई हैं और अदरक जैसी सब्जी तो फल क्या ड्राई फ्रूट से मुकाबला करने लगी है। खबर है कि पाकिस्तान में अदरक 530 रुपए किलो बिकने लगी। कोई सब्जी खा ही नहीं सकते, 120 रुपए आलू ने। खाने पीने की चीजों के आसमान छूते दाम और उस पर दुकानदारों की मनमानी लोगों को खून के आंसू रुला रही है। हर दुकान का अपना रेट है, कोई पूछने वाला नहीं। और सिर्फ सब्जियां ही नहीं, चिकन और अंडे भी लोगों के बजट से बाहर होने लगे। महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही है और दूसरी तरफ इमरान खान सरकार के महंगाई पर काबू पाने के वादे खोखले साबित हो रहे हैं। किसान आंदोलन को समर्थन करने के लिए राजस्थान कांग्रेस सेवा दल आज दोपहर 12 बजे सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन करेगा। वहीं राजस्थान में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की अगुवाई में किसान कृषि बिल के विरोध में आज दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक पूरे राज्य में चक्का जाम करेंगे। किसानों ने जयपुर दिल्ली हाईवे को भी जैम करने का ऐलान किया है। इसके अलावा राजस्थान में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी आज कृषि बिल के विरोध में जयपुर से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। पुलिस थानों में भ्रष्टाचार और मानवाधिकार हनन के मामलों पर लगाम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के सभी पुलिस थानों के साथ सीबीआई, एनआईए, एनसीबी और ईडी के दफ्तरों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश दिए। इस फैसले के मुताबिक थाने में सभी जगहों पर सीसीटीवी लगाने होंगे, यहाँ तक कि एसएचओ के दफ्तर में और हवालात में भी। थाने के अलावा सीबीआई और एनआईए के दफ्तरों में जहां आरोपी से पूछताछ की जाती है, वहां भी इस तरह के कैमरे लगाने की बात कही गई। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग को 18 महीने तक सुरक्षित रखने के भी निर्देश दिए गए हैं, ताकि जरूरत के वक्त उनका इस्तेमाल हो सके। हालांकि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई समय सीमा तय नहीं की है, लेकिन सभी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को इस आदेश पर 6 हफ्तों में एक रिपोर्ट दाखिल कर अपनी तैयारियों की जानकारी देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह का एक फैसला 2018 में भी सुनाया था, जो अब तक लागू नहीं हो पाया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ा झटका लग सकता है। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी से खफा पूर्व मंत्री शुवेंदु अधिकारी ने तमाम मान मनोबल के बावजूद अपना मन बदलने से इनकार कर दिया है। शुवेंदु अधिकारी ने पार्टी अगुवाई को संदेश भेजा कि अब उनके लिए टीएमसी में रहकर काम करना संभव नहीं है। शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी नेता सौगत रॉय को मैसेज भेजकर कहा कि टीएमसी के साथ उनकी समस्याएं बहुत अधिक बढ़ चुकी हैं। दरअसल एक दिन पहले ही सौगत रॉय ने दावा किया था कि उन्होंने शुवेंदु अधिकारी को मना लिया है।
निवार के बाद मौसम विभाग ने एक और चक्रवाती तूफान बुरेवी पर अलर्ट जारी कर दिया, जिससे निपटने के लिए एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया। इस तूफान के आने से तमिलनाडु और केरल समेत पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश के समुद्र किनारे वाले इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। अनुमान है कि श्रीलंका के समुद्री तट को पार करने के बाद यह भारत में एंट्री लेगा और तेज बारिश होगी, जिसके आसार तमिलनाडु के रामेश्वरम में नजर आने लगे। वहां तूफान के आने से पहले तेज हवाएं चलने लगी, जबकि कन्याकुमारी में बुरेवी तूफान के आने की आशंका की वजह से समुद्र में जाने वाली सभी नावों को रोक दिया गया और वहां सन्नाटा पसर गया। इस बीच समुद्र किनारे एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई। वहां एनडीआरएफ के अधिकारी मछुआरों को तूफान के समय सावधान रहने और बाहर न जाने की हिदायत देते दिखे। मौसम विभाग की ओर से जारी चेतावनी के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से उठने वाले बुरेवी नाम के तूफान की आहट केरल में भी सुनाई दे सकती है। यही वजह रही कि तिरुवनंतपुरम में भी प्रशासन की ओर से कड़े कदम उठाए गए। We have put a complete ban on fishing and venturing into the sea. निवार तूफान आए अभी एक हफ्ता भी नहीं बीता था कि एक और चक्रवाती तूफान बुरेवी का खतरा मंडराने लगा, जिसका असर 4 राज्यों के समुद्र किनारे बसे शहरों पर पड़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक श्रीलंका पहुंचने के कुछ घंटों बाद बुरेवी तूफान केरल और तमिलनाडु पहुंच सकता है, जिसकी वजह से 3 दिसंबर को केरल के दक्षिणी इलाकों में खूब बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से केरल के तिरुवनंतपुरम समेत 4 जिलों में रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। केरल पहुंचने के अगले दिन यानी कि 4 दिसंबर को यह तूफान तमिलनाडु के कन्याकुमारी और उसके आसपास के इलाकों में पहुंच सकता है, जहां तूफान की वजह से 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी और मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश के तटीय हिस्सों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के विरोध में सड़कों पर उतरे। कुछ दिन पहले कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब के कई किसानों ने हरियाणा के रास्ते दिल्ली कूच किया था, जिन्हें रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने सख्ती दिखाई थी। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इसी के विरोध में प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के घर का घेराव करने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए उन पर पानी की बौछार कर दी। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बड़ी तादाद देखकर पुलिस ने यह कदम उठाया, क्योंकि ये लोग सड़क पर दौड़ते हुए मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़े, जिसके बाद पुलिस वाले भी उनके साथ दौड़ते नजर आए। कुछ लोगों को तो उन्होंने रास्ते में रोक भी लिया, लेकिन बाकी लोग आगे बढ़ते रहे। हालांकि प्रदर्शनकारी जब मुख्यमंत्री आवास के पास पहुंचे तो बैरिकेडिंग की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाए। यही नहीं, इन लोगों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने इन पर पानी की बौछार भी कर दी, जिसके बाद उन्हें पीछे हटना पड़ा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो फिर आगे बढ़ने लगे। आखिरकार जब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन खत्म नहीं किया तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और अपनी गाड़ी में बैठाकर वहां से ले जाने लगी। इस दौरान ये लोग लगातार नारे लगाते रहे। उन्होंने किसान संगठनों के समर्थन में और मनोहर लाल खट्टर के विरोध में प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान भी कर दिया। ये धरने ऐसे ही लगेंगे जब तक किसानों को इंसाफ नहीं मिलेगा। कुछ दिन पहले हरियाणा पुलिस ने पंजाब से दिल्ली की ओर जाने वाले किसानों को तितर बितर करने के लिए भी ऐसी ही कार्रवाई की थी और उन पर पानी की बौछार कर उन्हें रोकने की कोशिश की थी। जापान की राजधानी टोक्यो में एक होटल को दफ्तर में तब्दील कर दिया गया। कोरोना के इस दौर में वहां होटल कारोबारी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, ऐसे में उसे दफ्तर में तब्दील कर दिया गया। बढ़ते हैं आगे। यूरोप के देश क्रोएशिया में हुई भारी बर्फबारी की वजह से वहां कई इलाकों का संपर्क कट गया। इस बर्फबारी को वहां इस साल सर्दियों की पहली भारी बर्फबारी बताया गया, जिसने पहाड़ी इलाके गोर्स्की कोतर को पूरी तरह बर्फ की सफेद चादर से ढक दिया। सड़कों पर कई इंच बर्फ जमा हो गई, जिसकी वजह से छोटी गाड़ियों के लिए वहां से गुजरना मुश्किल हो गया। कई रास्ते और हाईवे तो बंद करने पड़ गए, जबकि कुछ को बर्फ हटाने के बाद किसी तरह गुजरने लायक बनाया गया। वहां से सामने आई तस्वीरों में एक आदमी अपने घर के सामने इकट्ठा बर्फ को हटाता दिखा, जबकि मकानों की छतें भी बर्फ की मोटी चादर से ढकी नजर आई। अमेरिका की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस साल जून के महीने में गलवान घाटी में हुई हिंसा के पीछे चीन की साजिश थी। न्यूज़ 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि अमेरिका के आयोग, जिसका नाम अमेरिका चीन आर्थिक एवं सुरक्षा समीक्षा आयोग है, उसकी रिपोर्ट में चीन की नापाक साजिश से जुड़ा यह दावा किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के पीछे चीन की सोची समझी चाल थी, क्योंकि कुछ हफ्ते पहले से ही इसकी तैयारी कर ली गई थी और चीन के रक्षा मंत्री ने जवानों से इस बारे में बात की थी, जिसके बाद चीन के सैनिकों ने रात के अंधेरे में भारतीय सैनिकों पर कायराना हमला किया था और 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि गलवान हिंसा में पहले की सैटेलाइट तस्वीरों में घाटी में चीन को निर्माण कार्य कराते देखा गया। साथ ही वहां चीन के करीब 1000 सैनिक भी दिखाई दिए थे। झारखंड के देवघर में एक मरीज की मौत के बाद वहां हंगामा शुरू हो गया।
उसके परिवार वालों ने मेडिकल स्टोर के कर्मचारी पर गलत इंजेक्शन देने का आरोप लगाया और मेडिकल स्टोर के सामने इकट्ठा होकर हंगामा करने लगे। गुस्साए लोगों ने मेडिकल स्टोर के सामने सड़क पर आगजनी शुरू कर दी। ट्रैफिक रोकने के लिए सड़क के बीचों बीच मोटरसाइकिलें खड़ी कर रास्ता बंद कर दिया गया। गुस्साए परिवार वाले मेडिकल स्टोर के अंदर घुस गए और वहां मौजूद कर्मचारियों को बाहर निकलने से रोक दिया। परिवार वालों ने बताया कि 21 साल की लड़की सरदर्द की दवा लेने वहां आई थी, लेकिन स्टोर के कर्मचारी ने उसे इंजेक्शन लगा दिया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई। उल्टा सुइया दे दिया, कौन सुइया दे दिया उसका कोई, जो कि 10 मिनट के अंदर वो डेथ कर गए। हंगामे की जानकारी मिलते ही पुलिस भी वहां पहुंची और बुरी तरह भड़के लोगों को शांत करवाने की कोशिश शुरू की। पुलिस ने मेडिकल स्टोर के मालिक और इंजेक्शन लगाने वाले कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू करने का भी दावा किया। मध्य प्रदेश के भिंड से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक गाड़ी और मोटरसाइकिल में टक्कर के बाद जमकर हंगामा हो गया। बताया गया कि टक्कर होने से नाराज मोटरसाइकिल सवार ने अपने कुछ साथियों को वहां बुला लिया और बीच सड़क पर ही गाड़ी के ड्राइवर से मारपीट शुरू कर दी। हंगामे की वजह से आसपास से गुजर रहे लोगों की भीड़ वहां जुट गई, जबकि सबके सामने ये दोनों गुट एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाते दिखे। हैरानी तो तब हुई जब पुलिस वालों के सामने भी ये लोग नहीं रुके और हंगामा करते रहे। वहां पहुंची पुलिस ने इन लोगों को पकड़कर एक दूसरे से अलग करने की कोशिश की, लेकिन टक्कर से नाराज लोगों ने पुलिस का भी लिहाज नहीं किया और हाथापाई करते रहे। काफी देर की कोशिश के बाद पुलिस वाले हंगामा कर रहे लोगों को शांत कर पाए। कोरोना नियम तोड़ने के आरोप में बीजेपी नेता गिरफ्तार। गुजरात के बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री कांतिभाई गामित समेत 18 लोगों को कोरोना नियमों को तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पूर्व मंत्री की पोती की सगाई में 2000 लोगों के शामिल होने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई की। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में कोरोना का पहला टीका खुद लगवाने का ऐलान किया। राजस्थान के राजसमंद से बीजेपी सांसद दिया कुमारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने ये जानकारी शेयर की। सीबीएसई ने अगले साल की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ा ऐलान किया है। बोर्ड ने साफ किया कि कोरोना के कारण ऑनलाइन परीक्षा करवाने का उनका कोई इरादा नहीं है। परीक्षा पहले की तरह लिखित होंगी। हरियाणा के सभी सरकारी स्कूलों में अगले शैक्षणिक सत्र से अब योग को अलग विषय के तौर पर पढ़ाया जाएगा। मुंबई से लौटकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के मेदांता अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने भारतीय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास का हालचाल जाना। रूस में अगले हफ्ते से आम नागरिकों को कोरोना वैक्सीन लगाने का काम शुरू होगा। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अगले हफ्ते से रूस में बड़े पैमाने पर स्पुतनिक वी वैक्सीन लगाने का अभियान शुरू करने का आदेश दिया है। ब्रिटेन सरकार ने दवा कंपनी फाइजर की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। हालांकि इसके बाद ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने लोगों को अति उत्साह से बचने की सलाह देते हुए कहा कि इसमें कई चुनौतियां हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से कोरोना पर लापरवाही न बरतने की अपील की। ब्रिटेन में लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद दुकानें खोल दी गई, जिसके बाद लोग खरीदारी करने पहुंचे। खबर है कि कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों की समस्या पर बात करने के लिए सरकार एक प्लान बना रही है। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि सरकार अधिकारियों की एक लिस्ट तैयार कर रही है, जिसमें कृषि, गृह और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालयों के सचिव स्तर के अधिक अधिकारी शामिल होंगे, जो कृषि कानूनों के हर प्रावधान को किसानों को समझाने का काम करेंगे, ताकि किसान और सरकार के बीच चल रहे गतिरोध को जल्द खत्म किया जा सके। किसानों को कहीं भी आपत्ति है तो सरकार उनको सुनने के लिए, उस पर विमर्श करने के लिए, उसका निराकरण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां बिजली गिरने की वजह से एक चर्च की मीनार में आग लग गई। सिडनी का ये चर्च करीब 150 साल पुराना है, जिसकी मीनार से आग की लपटें उठती नजर आई। बताया गया कि चर्च के इस ऊपरी हिस्से पर बिजली गिरी, जिसके बाद वहां आग लग गई। जानकारी मिलते ही दमकल के कर्मचारी भी वहां पहुंच गए, लेकिन इस घटना से वो भी हैरान रह गए। हालात देख आसपास के इलाके को घेर लिया गया और लोगों की वहां से गुजरने पर रोक लगा दी गई। हालांकि बाद में किसी तरह आग को बुझा दिया गया, लेकिन इससे इस पुरानी इमारत के ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा। बिहार के सुपौल से एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें आग ने एक बाजार की कई दुकानों को जलाकर राख कर दिया। बताया गया कि अलाव से निकली चिंगारी की वजह से यह आग लगी और उसने थोड़ी ही देर में कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। हालात ये हो गए कि उस बाजार की कोई दुकान ऐसी नहीं बची जो आग की लपटों से न घिरी हो। धधकती दुकानों से उठती लपटों ने लोगों को दहशत से भर दिया। लपटों में नरमी आई तो उससे निकलने वाला धुएं का गुबार चारों तरफ फैल गया। हादसे के वक्त वहां कई लोग पहुंचे, लेकिन सब बेबस नजर आए। लगभग 25 से 30 लाख रुपए का नुकसान है।
इस घटना के बाद का भी एक वीडियो सामने आया जिसमें आग में जली चीजें बिखरी हुई दिखाई दी। कैरिबियाई देश डोमिनिकन रिपब्लिक में कुछ पर्यटक कोरोना के खतरे को नजरअंदाज करते हुए मौज मस्ती के लिए समंदर तट पर पहुंच गए। करीब 1 करोड़ की आबादी वाले इस देश में अब तक 1.5 लाख लोगों को कोरोना की बीमारी हो चुकी है, जबकि 2000 से ज्यादा लोग अब तक इससे अपनी जान गंवा चुके हैं। और इस खतरे के बावजूद वहां के पुंता काना शहर में पर्यटकों का जुटना शुरू हो गया। वो समंदर किनारे पहुंचकर परिवार के साथ मौज मस्ती करते दिखाई दिए। कई दिनों बाद लोगों ने समंदर में नहाने का मजा लिया। साथ ही वहां बने रिजॉर्ट्स के बाहर बैठकर वो खाने पीने का स्वाद लेते नजर आए। वहां पहुंचे कुछ लोगों ने नाच गाकर इस पल का भरपूर आनंद लिया। न्यूजीलैंड में एक कंपनी ने हफ्ते में 4 दिन काम करने का फॉर्मूला लागू कर दिया। सीएनएन की खबर के मुताबिक यूनिलीवर कंपनी ने न्यूजीलैंड में 1 साल तक कर्मचारियों के लिए हफ्ते में 4 दिन काम करने का नियम लागू किया। और खास बात यह है कि इस दौरान किसी भी कर्मचारी के वेतन में कटौती नहीं की जाएगी। कंपनी ने उम्मीद जताई कि ऐसा करने से उनके कर्मचारियों की काम करने की क्षमता बढ़ेगी और कोरोना की मार झेल रहे न्यूजीलैंड के आर्थिक हालात को सुधारने में भी मदद मिलेगी। इसी साल मई में न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डन ने वहां की सभी कंपनियों के सामने हफ्ते में 4 दिन काम करने का प्रस्ताव रखा था और यूनिलीवर वहां की पहली कंपनी है जिसने उस प्रस्ताव को गंभीरता से लेते हुए यह नियम लागू कर दिया। अमेरिका के बोस्टन से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें कुछ दमकल कर्मी अपनी जान पर खेलते हुए एक बच्चे की जिंदगी बचाते दिखाई दी। वहां आग की वजह से एक महिला अपने 2 बच्चों समेत इमारत के अंदर फंस गई थी और तीसरी मंजिल पर फंसे इस परिवार के पास वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। तीनों की जान मुसीबत में देख दमकल कर्मियों ने उन्हें खिड़की के रास्ते बाहर निकालने का फैसला लिया। इसके लिए दमकल की गाड़ी में लगी बड़ी सी सीढ़ी को तीसरी मंजिल तक पहुंचाया गया और फिर खिड़की का कांच तोड़कर बचाव अभियान शुरू किया गया। There's a lot of heavy smoke. There's still heavy fire on the first floor, so that was their only escape route. सामने आए वीडियो में 2 दमकल कर्मी एक छोटे बच्चे को गोद में लेकर सीढ़ी के जरिए नीचे उतरते दिखे। आग उस बहुमंजिला की पहली मंजिल पर लगी थी, लेकिन धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। यही नहीं, आग से निकलने वाला धुआं भी उस परिवार के घर में भरने लगा। ऐसे में अगर दमकल की गाड़ियों को वहाँ पहुँचने में थोड़ी भी देर हुई होती तो इस परिवार को बचाना मुश्किल हो जाता। फिलीपीन से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें एक आदमी तूफान के बीच बिजली की तारों पर नंगे पैर चलता दिखाई दिया। ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि उसके घर में खाना नहीं था और अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, जिसे देखकर सबके होश उड़ गए क्योंकि अपने पड़ोसी के घर से खाना लाने के लिए उसे बिजली के तारों पर चलना पड़ा। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इलाके में आए तूफान और भारी बारिश की वजह से सड़क पर 15 फीट से भी ज्यादा पानी भरा था। इसके अलावा पानी के तेज बहाव में बह जाने का भी उसे खतरा था। लिहाजा उसने बारिश के बीच बिजली के तारों के सहारे अपने सामने वाले घर में जाने का फैसला किया, लेकिन ये बेहद खतरनाक था। फिलीपींस के मैरिकीना शहर से आई इस तस्वीर में साफ दिखा कि कई बार तो उसके कदम उन तारों पर चलने के दौरान लड़खड़ा गए और वो गिरते गिरते बचा। इसके बाद वो और संभल कर चलने लगा। धीरे धीरे चलते हुए आखिरकार वो अपने पड़ोसी के घर खाना लाने के लिए पहुंच गया। हालांकि तूफान की वजह से पूरे इलाके में बिजली गुल थी, इसलिए उसे करंट लगने का कोई खतरा नहीं था। यूपी के महोबा में बोरवेल में गिरे 4 साल के बच्चे को 15 घंटे के बाद भी नहीं निकाला जा सका है। बच्चे को बचाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं और जमीन खोदने वाली 2 मशीनों की मदद से बोरवेल के आसपास की खुदाई भी जारी है। रात में भी प्रशासन ने बच्चे को बचाने की कोशिश जारी रखी। दरअसल 4 साल का ये बच्चा कल घर के पास अपने ही खेत में खेलते वक्त बोरवेल में गिर गया था। क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए, क्या कहाँ कमी हो गई प्रशासन की? कलेक्टर साहब की पूरी कमी है इसमें। एक तो कलेक्टर साहब को 2 बजे जानकारी हुई, 4-4:30 बजे उपस्थित हुए और मशीन ट्राला की बहाना बना रहे कि ट्राला नहीं मिला, इसलिए एलएनटी नहीं आ पाई। तो पूरी कमी कलेक्टर साहब की है इसमें। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की और सबसे बड़ी कमी जिला कलेक्ट्रेट की मान रहे हैं ग्रामीण। उनका इस साफ तौर पर कहना है अगर प्रशासन मुस्तैद होता, सही समय पे आता तो निश्चित तौर पर इस ऑपरेशन को अभी तक पूर्ण किया जा सकता था। जो बच्चा है वो करीब 25 फीट की गहराई पे है। अभी तक हम लोग करीब 20 फीट की गहराई तक हम लोगों ने खुदाई कर ली है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी निकल गई हैं अपनी अपनी जगहों से और 2-3 घंटे के अंदर यहाँ पे उपस्थित हो जाएगी। जो उनकी स्पेशलाइज्ड टीमें हैं, उनके एक्सपर्ट्स हैं जो इस काम में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एक्सपर्ट्स होते हैं, उनसे भी लगातार बात की जा रही है। फोटो ऑडियो कॉल किया जा रहा है, वीडियो कॉल किया जा रहा है, उनको पूरा सिचुएशन दिखाया जा रहा है, उनसे भी फीडबैक लिया जा रहा है
पूरी टीम हमारी लगी हुई है। जल्दी से हम लोग बच्चे की हाइट तक खुदाई जब हो जाएगी, उसके बाद एक टनल के थ्रू हम लोग बच्चे तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द बच्चे को रेस्क्यू करने की पूरी कोशिश की जाएगी। हमारा नाती था तो मतलब अमरूद का पेड़ लगा था वहाँ पे, तो वहीं मतलब अमरूद खाने के लिए गया था। वहाँ एक बोर था, उस पर चीप रखी थी, उसी चीप जाने किसी प्रकार से मतलब अलग हो गई, तो बच्चा ने नहीं देखा, उस पर पन्नी लगी थी। पन्नी की जगह हो निकरोबस मतलब बोर में चला गया। बिहार के आरा में एक बच्ची की मौत के बाद कुछ लोगों ने मुआवजे की मांग करते हुए हंगामा किया। सड़क हादसे में घायल हुई इस बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने शव को सड़क पर रखकर हंगामा शुरू कर दिया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने आग लगाकर सड़क को जाम कर दिया। सामने आई एक तस्वीर में कुछ महिलाएं सड़क पर रखे शव के पास बैठकर रोती हुई दिखाई दी। मौत से गुस्साए लोगों का ये प्रदर्शन काफी देर तक चलता रहा, जिससे वहां काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। हालात न बिगड़े इसके लिए प्रदर्शन वाली जगह पर कई पुलिस वाले भी तैनात कर दिए गए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बर्फबारी की वजह से पिछले कई दिनों से बंद मुगल रोड खोल दी गई। ये रास्ता बंद होने से फल और सब्जियों के कई ट्रक वहां फंसे हुए थे। पिछले हफ्ते हुई भारी बर्फबारी की वजह से इस अहम सड़क में भी कई इंच बर्फ जमा हो गई थी, जिसकी वजह से इसे बंद करना पड़ा। हालांकि अब बर्फ हटाने वाली मशीनों की मदद से मुगल रोड को दोबारा खोला गया है, ताकि जरूरी चीजों की सप्लाई पर कोई असर न पड़े। मुंबई के कुर्ला रेलवे स्टेशन से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें स्टेशन के ब्रिज पर नकाबपोश बदमाश ने सरेआम एक आदमी पर चाकू से हमला कर दिया। हालांकि किस वजह से बदमाश ने उस आदमी पर कई वार किए ये पता नहीं चल पाया, लेकिन वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई उनमें साफ दिखा कि ब्रिज से गुजर रहे इस आदमी को पीछे से बदमाश ने दबोच लिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, बदमाश लगातार उस पर चाकू से वार करने लगा। इतने के बावजूद उस आदमी ने खुद को बचाने की काफी कोशिश की। वो हमले से बचने के लिए अपने पैरों को पीछे की तरफ खींचता रहा, जबकि इस दौरान वहां से गुजर रहे किसी भी शख्स ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। आरोपी उस आदमी पर कई वार करके वहां से भाग निकला। पुलिस उसकी इंक्वायरी कर रही है आगे की। हमले के बाद भी जख्मी हो चुके आदमी ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन कुछ देर बाद वो हिम्मत हार गया। बाद में रेलवे पुलिस ने उसे इलाज के लिए पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया। करीब 2 सालों तक जमीन पर रहने के बोइंग का 737 मैक्स विमान एक बार फिर आसमान में लौट आया। अमेरिका के डेलस में इस विमान ने 20 महीनों बाद अपनी पहली उड़ान भरी। लगातार 2 बड़े हादसों का शिकार होने के बाद बोइंग के इस विमान की सुरक्षा पर सवाल उठाए गए थे, जिसके बाद दुनिया भर के देशों में इसका इस्तेमाल बंद हो गया था। हालांकि कई सुधारों के बाद इस विमान की कड़ी जांच की गई, जिसमें इसे फिट पाया गया। तब कहीं जाकर इसे उड़ान भरने की मंजूरी दी गई। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का आवास घेरने जा रहे टीचरों को पुलिस ने रोक दी, जिससे वहां हंगामा हो गया। हरियाणा सरकार ने 15 नवंबर को टीचरों के तबादले का आदेश जारी किया था, लेकिन 27 नवंबर को दूसरा आदेश जारी कर यह कहा गया कि वो फिर से अपनी पुरानी जगहों पर चले जाएं। जिसके बाद हरियाणा सरकार के खिलाफ शिक्षक मोर्चा खोलते हुए मुख्यमंत्री का आवास घेरने निकल पड़े, लेकिन उससे पहले पुलिस वालों ने उन्हें सड़क पर बैरिकेड लगाकर रोक दिया, जिससे नाराज लोग उनसे भिड़ गए। इस बीच कुछ लोग बैरिकेड हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश करते दिखे, जिसके बाद बवाल इतना बढ़ गया कि पुलिस को हालात संभालने के लिए उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। इस कार्रवाई से वहां अफरा तफरी मच गई। पानी की बौछार की वजह से प्रदर्शन कर रहे लोग तितर-बितर हो गए। इस घटना से पहले हरियाणा के राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ से जुड़े सैकड़ों टीचर सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करते दिखे। प्रदर्शन कर रहे टीचरों ने हरियाणा सरकार से 27 नवंबर को जारी किए गए आदेश रद्द करने की मांग की। 27 तारीख का जो पत्र जारी किया है, जिसमें वो आदेश रद्द किए हैं, पुनः बहाल किया जाए। टीचरों के इस प्रदर्शन को देखते हुए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए तुर्की में दोबारा सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया। वहां पर रोजाना 30,000 से ज्यादा कोरोना के मरीजों की पहचान हो रही है, जिसके बाद वहां की सरकार ने फिर से पाबंदियां लगा दी है। सरकार की सख्ती के बाद इस्तांबुल शहर में सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। शाम के वक्त जिन जगहों पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी, वहां पर सिर्फ इक्का दुक्का लोग ही नजर आए। लॉकडाउन लगने के बाद वहां के बाजारों की रौनक दोबारा गायब हो गई। वहां की सभी दुकानें बंद नजर आई। भीड़ भाड़ वाली जगह बंद होने से पूरा इलाका सुनसान दिखाई दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो की छवि खराब करने के लिए वहां की खुफिया एजेंसी ISI ने एक हनी ट्रैप प्लान बनाया। न्यूज 18 के आशीष सिंह की रिपोर्ट है कि ISI ने इसके लिए अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की गर्लफ्रेंड महविश हयात का इस्तेमाल किया, लेकिन उसने खुद एक इंटरव्यू में इशारों में बिलावल भुट्टो को शादी की पेशकश कर इस साजिश का पर्दाफाश कर दिया।
खबर है कि इस इंटरव्यू के बाद से ही आईएसआई और दाऊद दोनों महविश हयात से नाराज हैं। सूत्रों के मुताबिक बिलावल भुट्टो के खिलाफ रची गई इस साजिश का ताना बाना प्रधानमंत्री इमरान खान के कहने पर बुना गया, क्योंकि पिछले कई दिनों से विपक्षी नेताओं के लामबंद होने और खासकर वहां की राजनीति में बिलावल भुट्टो के बढ़ते कद से इमरान खान बौखलाए हुए हैं। आईएसआई के कहने पर दाऊद इब्राहिम को इमरान सरकार की कुर्सी को संभालने का जिम्मा दिया गया है। कोरोना की वजह से अमृतसर में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से पंजाब के अमृतसर में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भोपाल क्राइम ब्रांच ने एक स्पा सेंटर में चल रही सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ कर 3 महिलाओं समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी की मेरठ पुलिस ने 50,000 के एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने उसके पास से लूटे गए जेवर और दूसरे सामान बरामद किए। झारखंड के धनबाद में स्टेशन परिसर से एक रेलवे कर्मचारी की बाइक चोरी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। छत्तीसगढ़ की बस्तर पुलिस ने एटीएम से पैसे चुराने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी एटीएम हैक कर पैसे निकालते थे। बिहार के अरवल जिले में नहर में एक गाड़ी पलटने से 4 लोगों की मौत हो गई। ये लोग एक शादी समारोह में जा रहे थे। बिहार की बेतिया में चलते ट्रक पर एक हाई टेंशन तार के टूटकर गिरने से ट्रक में मौजूद एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि ट्रक का ड्राइवर गंभीर रूप से झुलस गया। सेना ने श्रीनगर में युवाओं के लिए शेरे कश्मीर नाम से एक बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन का आयोजन किया। बड़ी संख्या में युवाओं ने इसमें हिस्सा लिया। बिहार के बेतिया में एक चलते ट्रक पर बिजली का तार गिरने से उसमें सवार एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि ट्रक का ड्राइवर बुरी तरह झुलस गया। 11,000 वोल्ट के तार की चपेट में आने से ट्रक में करंट फैल गया, जिसकी वजह से पिछले हिस्से में मौजूद मजदूर की मौके पर मौत हो गई। हादसे की वजह से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। बाद में लोगों ने बिजली विभाग को फोन कर सप्लाई को बंद करवाया, तब कहीं जाकर ट्रक में फंसे ड्राइवर को निकाला जा सका। इलाके के लोगों के मुताबिक वहां से गुजरने वाले बिजली के तार काफी जर्जर हो चुके हैं। ऐसे में इस तरह के हादसों की आशंका हमेशा बनी रहती है। अमेरिका में क्रिसमस से करीब 1 महीना पहले ही व्हाइट हाउस जश्न में डूब गया। अभी से ही पूरे व्हाइट हाउस को सजा दिया गया है। खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी और अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने व्हाइट हाउस की सजावट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें व्हाइट हाउस का कोना कोना क्रिसमस के रंग में रंगा नजर आया। इतनी खूबसूरत सजावट को मेलानिया ट्रंप भी निहारती दिखी। जहां जहां नजर गई वहीं अलग अलग तरह से सजे क्रिसमस ट्री व्हाइट हाउस की खूबसूरती में 4 चांद लगाते दिखे। इस शानदार सजावट के लिए लगभग 125 लोगों ने दिन रात एक कर दिया। बताया गया कि पूरे व्हाइट हाउस में 62 क्रिसमस ट्री लगाए गए। साथ ही 1200 फीट से लंबी फूलों की माला और 3200 से ज्यादा लाइटों की लड़ियां भी इस्तेमाल की गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, सजावट के साथ संगीत ने भी व्हाइट हाउस का समा बांध दिया। एक ऑर्केस्ट्रा वहां परफॉर्म करता नजर आया। इस साल व्हाइट हाउस में क्रिसमस की थीम है अमेरिका द ब्यूटीफुल, यानी खूबसूरत अमेरिका। और बिल्कुल इस थीम के मुताबिक व्हाइट हाउस की सजावट में अमेरिका की खूबसूरती को दिखाने की कोशिश की गई। वैसे तो हर साल ही क्रिसमस पर व्हाइट हाउस की रौनक देखने लायक होती है, लेकिन इस बार जो चीज खास है वो है एक कमरा। इस कमरे को क्रिसमस पर कोरोना योद्धाओं का शुक्रिया अदा करने के लिए सजाया गया है। वहीं 18.5 फीट ऊंचे क्रिसमस ट्री को खूबसूरत बनाने के लिए इस पर छात्रों की तरफ से भेजी गई चीजें लगाई गई हैं।